क्लियरिटी ना हुई हो, है ना। तो जो डिस्कशन जहाँ पर ख़त्म किए थे वो सेशन से रिलेटेड कोई सवाल है आपके पास, कोई क्यूरीज है तो बोल सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लांटेशन 4 भी एक ही टाइम करेंगे सर? सेम टाइम 4 भी? हाँ, सबका टाइम सेम है, कल्टीवेशन टाइम सबका सेम होगा, पर सरफेस सबका अलग अलग होगा। कोई क्रॉप को 2 इंच के डेप्थ में डालेंगे हम, कोई क्रॉप्स को ज़्यादा डेप्थ में डालेंगे, कोई क्रॉप को सरफेस पे डालेंगे, ऐसे अलग अलग क्रॉप को डेप्थ में डालेंगे। वो हम ड्यूरिंग द कल्टीवेशन ये क्लियर करेंगे, है ना। बट सबको सेम टाइम पे डालना है और सबका हार्वेस्टिंग टाइम अलग अलग होगा, क्योंकि हमने वैसे एज की क्रॉप को सेलेक्ट किया है। When to timing, which month, which crop should be, that you will give, sir? मंथ वो आपको कैलेंडर के calendar. हिसाब से मिल जाएगा। Crop calendar. सो कैलेंडर में बेसिकली जो है ना एवरी मंथ, मतलब आप किस मंथ में किस कॉम्बिनेशन के साथ में काम कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल्स है ना। सो डेट वाइज, सॉरी मंथ वाइज और कॉम्बिनेशन Crop model. हाँ, क्रॉप Will give, sir? मॉडल। सो इसमें ये भी है कि जैसे मान के चलो हमको 4 क्रॉप के साथ में करना है फॉर एग्जाम्पल, पर आप मंथ ऑफ अगस्त में करना चाहते हैं, है ना। सो मंथ ऑफ अगस्त में जब आप जाएंगे तो उसमें आपको 4 क्रॉप दिखेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्योंकि मंथ ऑफ अगस्त में जितना सनलाइट आता है उतना सनलाइट के हिसाब से 4 क्रॉप का सेटिंग नहीं हो सकता है। तो उसमें आपको दिया होगा कि ये मंथ में आप 3 क्रॉप का सेटिंग कर सकते हैं, 3 क्रॉप में भी ये 10 ऑप्शंस हैं, इन कॉम्बिनेशन के साथ में कर सकते हैं। सो बहुत फिल्टर है वो, मतलब इतना इजी है कि आपको बस स्ट्रक्चर बनाना सीखना है और इधर लिस्ट रखना है कॉम्बिनेशंस की, और अपना जो भी मंथ में आप हैं वो मंथ में जाके वो कॉम्बिनेशन और वो क्रॉप के साथ में शुरू करना है। वो कॉम्बिनेशन आपने जैसे नॉर्थ के हिसाब से बनाया होगा, वो यहाँ पे भी काम करेगा? यहाँ पे भी काम करेगा, परंतु उनका सीजन में थोड़ा अप डाउन हो सकता है। सो समझ लो कि बहुत मैक्सिमम तो 15 to 30 डेज के आसपास का अप डाउन समय हो सकता है। सो वो एट ए टाइम जो है ना हम कंसल्ट करके भी कर सकते हैं क्लियर, और नहीं तो हम लोकली क्लाइमेट के हिसाब से भी उसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मान के चलो हमारे उधर जो है ना मानसून 50 जून को आता है, ठीक है। तो अभी इधर जो मानसून आता है ना वो टाइम से वही 15 जून वाला मॉडल इधर लगेगा, 15 दिन पहले लगेगा। हाँ, जो भी मतलब टाइमिंग आपके यहाँ मानसून का जो भी होगा, ये एग्जाम्पल दिया हमने। सो उस हिसाब से मैक्सिमम 15 to 30 डेज के आसपास, इतने में कोई फर्क नहीं पड़ता हो। थोड़ा 10-15 दिन आगे पीछे होता है तो कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, एक अलग क्वेश्चन है इससे। हाँ, जैसे जीवामृत बनाते हैं, जीवामृत को डायरेक्ट पेड़ों में डाल सकते हैं, पानी में मिला के डालना? नहीं, पानी में लिक्विड करके डालना चाहिए। डायरेक्ट डालने पे नुकसान है पेड़ का? डायरेक्ट वैसे भी वो लिक्विड ही होता है ना, पर सॉलिड फॉर्म में डालेंगे तो सॉइल का जो एरिएशन प्रोसेस है वो ब्रेक डाउन हो सकता है। सॉलिड में नहीं, लिक्विड में ही डायरेक्ट जीवामृत डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। हाँ, पर ये आप ध्यान रखें कि जब भी आप लिक्विड मटेरियल एप्लीकेबल करें सॉइल में तो सॉइल कॉम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि गोबर में क्या होता है, जो कावडंक होता है उसमें मतलब बॉन्डिंग एजेंट होते हैं बेसिकली, है ना। बॉन्डिंग एजेंट होने के कारण ही हम इसे दीवार पर लेप कर पाते हैं, करेक्ट ना। तो अगर हम ये सॉलिड फॉर्म में दिए, थोड़ा भी सॉलिड, तो ये क्या करेंगे, मिट्टी की सरफेस पर बॉन्ड कर देंगे, आपस में परत बना देंगे, और उससे एरिएशन रुकेगा, हवा का आना जाना रुकेगा, और हवा का आना जाना रुका मतलब प्लांट्स को जो श्वसन क्रिया है बेसिकली सांस लेने की जो प्रोसेस है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, और फिर उससे पौधे की ग्रोथ अप होने की बजाय डाउन हो जाएगी। सो ये आपको ध्यान रखना है। तो घन जीवामृत बेसिकली थोड़ा सा मिट्टी भुरभुरी करके डाले, जीवामृत डायरेक्ट कभी भी जो है ना सॉइल में एरिएशन को ब्रेक डाउन नहीं करना, ये मतलब बेसिक मतलब वो पॉइंट है। इसको हमेशा ध्यान रखिए आप हर जगह पे, जहाँ पे भी आप कोई चीज का एप्लीकेशन करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं या आच्छादन करते हैं, मल्चिंग करते हैं, सब जगह पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट का साइंस इंसान के साइंस से भिन्न नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम कुदरत को थोड़ा भी स्टडी करें तो कुदरत में कुछ आइडियोलॉजी ऐसी है जो हम सब मानव जाति पर, इवन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब पर लागू होती है ना।
जैसे अगर हम अपने आप को इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा प्रयास करें तो हम अपने आप को मनुष्य कह सकते हैं, है ना। और अगर कोई आपका परिचय पूछे तो फिर आप अपना नाम भी बोल सकते हैं, आप अपना पद वगैरह ये सब भी बोल सकते हैं, है ना। ये सब है अपनी जगह पे। लेकिन अगर आप इस होल यूनिवर्सल में अगर आपका परिचय दिया जाए तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं, है ना। मतलब जिंदा प्राणी है आप इस संसार में, करेक्ट ना। इस संसार का परिचय है, मतलब ह्यूमन मानव का। तो अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में कौन कौन है फिर? उसमें फिर बहुत सारे लोग आते हैं। बहुत सारे लोग का मतलब चिड़िया भी आती है, बर्ड्स भी आती हैं, चींटियां भी आती हैं, है ना, अर्थवर्म भी आते हैं, फिर काऊ भी आती है, बफेलो भी आती है, स्नेक्स भी आते हैं। सब ओवरऑल जितना भी इस संसार में लोग जी रहे हैं वो सब आते हैं इसी कैटेगरी में, ठीक है। अब इसमें पेड़ पौधे भी आते हैं, उनको आप अलग नहीं कर सकते, वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे, आप वाली कैटेगरी में। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक फंडामेंटल क्या है, क्यों हम इन सबको एक कैटेगरी में रखते हैं जबकि सबकी कलाएं भिन्न है, सबका कार्य अलग है ना। अर्थवर्म जो कार्य करता है वो हम नहीं करते हैं, है ना। हम बिल्डिंग बना सकते हैं, अर्थवर्म ये काम नहीं कर सकता। गाय जो है ना गोबर बना सकती है, चींटी ये काम नहीं कर सकती। सबका कार्य भिन्न है पर सबको लिविंग ऑर्गेनिज्म में रखा गया, इसलिए क्योंकि जीने के लिए थंब रूल जो है वो सब पर एक जैसे है। और जीने का थंब रूल है फूड, वाटर, एयर, है ना। हम कितना भी अपने आप को डेवलप कर लें और कितना भी हम संसार में लिप्त हो जाएं, पर ये थंब रूल से हम 2 मिनट भी बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। हम सोचते हैं कि हमारा जो लिविंग है वो हमारे जो संसाधन बनाए गए हैं, बेसिकली जो हमारी सुविधाएं हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उनके मुताबिक हमारी जिंदगी चलती है। जैसे एग्जाम्पल लें तो लाइक एरोप्लेन है, ट्रेन है, कार है, घर है, कपड़े हैं, XYZ, करेक्ट ना। लेकिन इन सब के बगैर भी हम जी सकते हैं, मतलब जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। जिंदा रहने की बात हो रही है, ठीक है। इस धरती पर अपने आप को जीवित रखने की बात हो रही है, तो उसमें आपका फूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। इनकेस अगर आपको गाड़ी की चाबी ना मिले तो आप शायद जिंदा रहेंगे, पर अगर आपको 2 दिन भोजन ना मिले तो बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। अगर आपको घर ना मिले रहने को तो भी इस संसार में आप जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं। परेशान हो सकते हैं पर मरेंगे नहीं, करेक्ट ना। लेकिन अगर पानी ना मिले आपको 5 दिन तो मुश्किल हो सकती है। अगर आपकी जेब में बैंक बैलेंस ना हो तो हो सकता है कि आपको जो चीज परचेस करनी है वो आपको ना मिले, आप परेशान हो जाए, आपको असुविधा हो, ठीक है, लेकिन मरेंगे नहीं आप, करेक्ट ना। लेकिन अगर हवा ना मिले आपको 2 मिनट तो फिर आप मतलब मुश्किल काम है, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि हमारी लिविंग रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए फूड, वाटर, एयर, ये 3 चीजें ही रोल प्ले करती हैं हमको चलने के लिए, काम करने के लिए और इस धरती पर अपना अस्तित्व एज इट इज रखने के लिए। अब क्या है ना, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सबको भी यही रूल लागू होता है, फूड, वाटर, एयर। आप गाय को पूछिए क्या चाहिए आपको, बोलेगी खाने को खाना चाहिए, पीने को पानी चाहिए, सांस लेने को हवा चाहिए। और चौथा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना उसको टीवी देखना है, ना उसको छुट्टी मनाना है, ना किधर पार्टी में जाना है, ना तो उसको घर बनाना है, कुछ नहीं करना, करेक्ट ना। उसको केवल 3 मतलब जो है ना आवश्यकताएं पूर्ति हो जाए, फूड, वाटर, एयर, लिविंग, मतलब वो अपना कार्य करेगी। बैक्टीरिया से पूछिए आपको क्या चाहिए, केचुए, अर्थवर्म से पूछिए क्या चाहिए, इवन आप प्लांट से पूछिए क्या चाहिए आपको, तो वो भी फोटोसिंथेसिस से फूड बनाएगा, है ना। रूट और लीफ की माध्यम से वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, पानी लेगा, और रूट के माध्यम से श्वसन क्रिया करेगा, तो वो जिंदा है इस धरती पर। और जिसके जीवन में अगर 3 चीजों में से एक भी चीज अलग हुआ तो वो डेथ, मतलब डेथ बॉडी है, ठीक है। सो कभी भी आप हमेशा ध्यान रखिए, इवन हम जब कंपोस्टिंग बनाते हैं तब भी आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि कंपोस्टिंग बनाते समय माइक्रोब्स को काम करना है कंपोस्टिंग के लिए। तो माइक्रोब्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब फूड, वाटर, एयर का अरेंजमेंट वहां पर होना चाहिए उनके लिए। अगर ये है तो माइक्रोब्स ढंग से काम करेंगे। अच्छा, मैक्सिमम कंडीशन में ये भी होता है कि सॉइल में कभी कभी जब हम बहुत ज्यादा खाद मतलब फर्टिलाइजर देते हैं, बहुत ज्यादा वाटर देते हैं,
सीड्स अच्छा डालते हैं, टाइम पर उसका स्विंग करते हैं, एवरीथिंग सब कुछ अच्छा किया, पर फिर भी क्रॉप्स ग्रोथ नहीं हुआ, तो उसकी रीजन यही हो सकता है कि वो फूड, वाटर, एयर, इन 3 चीजों में से किसी में उसको तकलीफ है। अभी वो आपको पैरामीटर देखना पड़ेंगे कि इसको फूड प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको एयर प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसको जो है वाटर प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब वाटर तो मिल रहा है, इनकेस अगर पीएच गड़बड़ है उसका तो मिल तो रहा है लेकिन उसको लग नहीं रहा। ठीक है, तो ये चीजें आपको चेक करनी पड़ती हैं। अब जनरल फार्मर क्या होता है ना, ये सब नहीं कर पाता है, वो बोलेगा साहब वो क्रॉप ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो दुकान पे जाएगा, वो कहेगा ये डाल दो, वो डाल दो, डालते 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 वो एज ही निकल जाता है पूरा क्रॉप्स का, है ना। तो कॉस्ट भी बढ़ गया और यील्ड में कोई फर्क नहीं आया। तो हमें बेसिक, अगर हमें साइंस पता हो तो हम आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम थंब रूल, फूड, वाटर, एयर को स्टडी करें, क्या ये पौधा फूड बना पा रहा है कि नहीं। तो फूड जो आप देते हैं फर्टिलाइजर के रूप में, वो उसको लगता है 40%, फूड वो जो फोटोसिंथेसिस से बनाता है वो लगता है उसको 60%। तो आपको ये चेक करना है कि लीव्स ग्रीन है कि नहीं है। अगर किसी प्लांट का लीफ येलो है, इसका मतलब वो फूड बना ही नहीं पा रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए जो क्लोरोफिल चाहिए वो लीफ में है ही नहीं है। तो क्या करना आपको, पहले येलो कंडीशन से प्लांट्स की पत्ती को ग्रीन कंडीशंस में लाना। अब वो कैसे हो सकता है, तो येलो होने का भी 2 कंडीशन है, एक्सेस वाटर होना या पानी की डिफिशियंसी होना, मतलब पानी बहुत कम होना या पानी बहुत ज्यादा होना। तो आप चेक करिए, इन 2 में से कोई भी एक प्रॉब्लम फाइंड आउट हो जाएगी। या तो वहां पर एक्सेस पानी होगा, वो आप ड्रेनेज करिए, ऑटोमेटिकली प्लांट की लीफ ग्रीन हो जाएगी, ग्रीन होगी, फोटोसिंथेसिस चालू, फोटोसिंथेसिस चालू, ग्रोथ चालू। ठीक है कि नहीं। और अगर पानी की बहुत कमी है तो फिर वो चेक कैसे करेंगे कि प्लांट्स को पानी की कमी है। उसके लिए 25% पैरामीटर आप डिसाइड करिए कि सॉइल के अंदर प्लांट्स को एक एवरेज 25% वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एवरी टाइम, है ना। ये बेसिकली बैलेंस वाटर है। जैसे हम अपनी बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल हमको समझ लो कि एक पूरा होल डेज में 4 to 5 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट है, करेक्ट। पर हम 4 to 5 लीटर एक बार में तो कंज्यूम नहीं करते ना, थोड़ा 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 मेंटेन करके करते हैं, जितना हमको रिक्वायरमेंट होता है। हमको लगता है 200 ml तो हम 200 ml एक बार में लेते हैं, ऐसे करके टोटल हम एक डे में 5 to 6 लीटर वाटर ले लेते हैं, करेक्ट है। अब प्लांट्स की भी रिक्वायरमेंट इक्वलिटी में चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, भर के पानी उसको पिला देते हैं। सो उससे क्या होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट 1 लीटर की है और आपने उसको 1000 लीटर दे दिया, ठीक है। तो क्या होगा, 3 डेज तक उसका पूरा ग्रोथ रुक जाएगा। 3 डेज कोई वर्किंग नहीं होगा प्लांट्स में, नो एक्टिविटीज। फिर जब तक वो 25 मेंटेन मॉइस्चर नहीं होगा तब तक वो एक्टिविटी चालू नहीं होगी, करेक्ट। क्योंकि हमको जिंदा रहने के लिए एवरी टाइम सांस लेने की जरूरत है। आपने क्रॉप में पानी भर दिया, एरिएशन ब्रेक डाउन, प्लांट्स का वहीं एस्टेब्लिशमेंट हो गया, मतलब वो मरेगा नहीं पर वो काम भी नहीं करेगा, ऐसे हो जाएगा। तो कैसे पता करें कि 25% मॉइस्चर देना। तो आप सॉइल को कभी भी पकड़िए, ऐसे उठाइए, उसको प्रेस करिए। अब प्रेस करने के बाद जो उसका गोल राउंड बन जाएगा ना, और फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा गिरा दीजिए या फिर हल्का सा प्रेस करिए, तो वो वापस बिखर जाएगा। अगर वापस बिखर गया वो गोला बनने के बाद, सो दिस इज एक्यूरेट 25% मॉइस्चर, ठीक है। और इनकेस आपने प्रेस किया और वो गोला नहीं बना, मतलब प्रेस ही नहीं हुआ, तो 25 से कम मॉइस्चर है, पानी की जरूरत है पौधे को। और इनकेस अगर गोला बन के वो वापस टूटा ही नहीं, प्रेस हो गया बहुत जम के, तो 25% से ज्यादा है। सो ये एक बिल्कुल प्रैक्टिकल कि हम तुरंत इंस्टेंट पता कर ले कि रिक्वायरमेंट है वाटर की या नहीं है। तो ऐसे करके जो है ना, हम प्लांट्स के वाटर का पता करके ये चेक कर ले कि पानी ठीक ठाक इसको मिल रहा है या नहीं। अब पानी का समझ में आ गया, प्रॉपर मिल रहा है जी, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एयर का हो सकता है प्रॉब्लम, ठीक है। अगर एयर का प्रॉब्लम है तो मिट्टी को जो है थोड़ा सा आप कुड़ेद दो मतलब टिलेज कर दो, है ना। आपने देखा होगा जनरल हमारे जो फार्मर्स होते हैं, जो प्रैक्टिसेस करते हैं फार्मिंग की, वो लोग क्या करते हैं ना, कोई भी क्रॉप लगाते हैं ना,
जैसे वेजिटेबल्स क्रॉप लगाते हैं तो 20 to 30 डेज में वो मिट्टी को थोड़ा सा टिलेज करते हैं, है ना, बीच बीच में। वो टिलेज करने का पर्पज ही यही होता है कि उसमें एरिएशन हो, और जितना एरिएशन होगा प्लांट्स को ग्रोथ में उतना मदद मिलेगा। तो आपको एक आध बार जो है ना टिलेज करके वो कर देना चाहिए थोड़ा सा, जो भी आपके पास इक्विपमेंट हो। छोटी अगर क्रॉप फील्ड है तो मैनुअली कर सकते हैं, बड़ा क्रॉप फील्ड है तो छोटी छोटी बहुत मशीनरीज आती है उससे कर सकते हैं। तो टिलेज होना मिट्टी में बहुत ज़रूरी है। कितना डेप्थ तक करना है? बहुत डेप्थ नहीं, बहुत मैक्सिमम तो 2 इंच इनफ, क्योंकि जो प्लांट्स की सांस लेने वाली रूट होती हैं वो मिट्टी के सरफेस पर होती है, डेप्थ में नहीं होती। नहीं, लेकिन वो 5 लेयर मॉडल में हाँ, रूट क्रॉप का रूटिंग सिस्टम बहुत नीचे रहता है ना, तो 2 इंच के जो से भी सांस नीचे- लेने वाली जड़ें हैं वो हमेशा ऊपर के सरफेस पर रहती, सभी का। जो मेन पौधे को स्टेब्लिश करके रखती हैं रूट, वो अलग अलग डेप्थ में होती है ना, जिनको हम टेप रूट बोलते हैं या फिर हम स्टैंड रूल भी बोलते हैं, स्टैंड रूट भी बोलते हैं, जिससे पौधा खड़ा रहता है। और जिससे पौधा भोजन लेता है या वाटर लेता है या एयर छोड़ता है या फिर एयर लेता है या फिर वेस्ट मटेरियल छोड़ता है, वो सब वाइट रूट से छोड़ता है। और वाइट रूट जो है ना प्लांट की हमेशा सरफेस लेवल पर होती है। सो मैक्सिमम आपको 1 इंच से 2 इंच का थोड़ा सा एरिएशन करने की जरूरत है। और वो भी कब, जब आपको लगे कि सॉइल बॉन्डेड सिचुएशन में है, मतलब बॉन्ड बना हुआ है। और बॉन्ड सॉइल के तभी बन सकते हैं जब या तो हमने फ्लड इरिगेशन किया हो और मिट्टी आपस में एकदम कॉम्पैक्ट हो गई हो। नंबर 2, बहुत ज्यादा कई वर्षों से केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो रहा हो। नंबर 3, या फिर हमने इस तरह का लिक्विड कोई मटेरियल दिया हो, है ना, जिससे मिट्टी में एरिएशन नहीं हो रहा, कॉम्पैक्ट हो गई, परत बन गई है, तो उसको ब्रेक डाउन करना। ये चीजें आप देख लोगे तो प्लांट्स जो है ना, कोई तकलीफ नहीं है कि वो ग्रोथ ना करे, ठीक है, क्योंकि उसको और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। उसको फूड वाटर एयर चाहिए, अपने आप से अच्छे से ग्रो करे। लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बोलता है जिंक डेफिशिएंसी के कारण येलो होता है लीव्स। नहीं, जिंक नहीं, वाटर की डिफिशियंसी। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे अगर येलो लीव्स के अंदर अगर ऑरेंज कलर के स्पॉट आ जाए, येलो लीव्स के अंदर पूरा लीव्स का बैकग्राउंड येलो है, फिर उस पे छोटा छोटा ब्लैक स्पॉट है, ऑरेंज स्पॉट है, वो जिंक की डिफिशियंसी है। सो केवल येलो होना जिंक की डिफिशियंसी नहीं, येलो होना नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो सकती है और वाटर की एक्सेस मतलब हो सकता है। 2 ही कारणों से पत्ती येलो पड़ती है। सो जिंक की डिफिशियंसी के लिए अलग है, फास्फोरस की डिफिशियंसी के लिए अलग है। फास्फोरस की डिफिशियंसी में क्या होता है ना, स्पॉट नहीं बनते, पत्ती का जो कॉर्नर साइड होता है वो ऑरेंज कलर का हो जाता है, वो फास्फोरस की डिफिशियंसी है। तो ये चार्ट भी हम आपको दे देंगे, पत्ती का कलर चेक करके किसका कौन सी कंडीशन में डिफिशियंसी होता है ना। तो येलो में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है और वाटर की एक्स होने के कारण होता है, और दूसरा कोई वजह। एक्सेस वाटर को कैसे ड्रेन करना? हाँ, वो लेआउट सिखाएंगे आपको, वाटर रिचार्जिंग हार्वेस्टिंग लेआउट, ठीक है। सो एक्सेस वाटर भी और रिचार्ज दोनों एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। तो ड्राई मैन्यूर भी दे देना, ड्राई भी दे सकते हैं, पर सॉइल में मॉइस्चर हो तभी देना चाहिए, क्योंकि मैन्योर का मतलब यही हुआ कि जो भी आप मैन्योर दे रहे हैं उसमें माइक्रोब्स है, करेक्ट ना। और माइक्रोब्स को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, फूड वाटर एयर। तो फूड तो जो आप दे रहे हैं वही है उसका फूड, करेक्ट, ऑर्गेनिक मैटर। एयर तो इन्वायरमेंट में है, चलो मिल रही है साथ में, ठीक है, लेकिन मॉइस्चर अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, डेथ हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी जितने भी ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं, कार्बनिक मैटर होते हैं, वो मॉइस्चराइज्ड सॉइल में ही दिए जाते हैं, ताकि माइक्रोब्स वहां जाके मरे ना, वो अच्छे से काम करें। हम बहुत सारी जगह पे देखते हैं, इवन जो है ना प्रैक्टिस ही है लोगों की, पता नहीं क्यों लोगों को सही नॉलेज डिलीवर नहीं किया जाता। समर सीजन में जो है ना लोग उसको वो करते हैं, कंपोस्टिंग को ब्रॉडकास्ट करते हैं खेतों में, ठीक है। और समर सीजन में जब आप ब्रॉडकास्ट करोगे तो उसके लिए 1 दिन का धूप पर्याप्त है सारा माइक्रोब्स को डेथ करने के लिए। अब वो सारा डेथ हो गया, फिर कोई वो तो कुछ भी नहीं बचा है ना, फिर कोई मतलब का नहीं, वो नुकसान और करेगा अभी जाके सॉइल में। फिर तो गलत तरीका होने से फिर नुकसान ज्यादा बढ़ जाता, फायदा कम होता है। हमेशा 25% मॉइस्चर सॉइल में ही ऑर्गेनिक मैटर डलना चाहिए, तभी 100% आपको उसका लाभ।
व्हाइट रूट के लिए मट्ठा अच्छा रहेगा या ह्यूमिक एसिड ज्यादा ठीक रहेगा? नहीं, उसके लिए व्हाइट रूट के डेवलपमेंट के लिए माइक्रोराइजा सबसे बेस्ट होता है। सो माइक्रोराइजा कैसे आप बना सकते हैं, आप खुद बना सकते हैं, इधर उधर से हाथ मारने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, जो उड़द दाल का आटा होता है जिससे आप इडली बनाते हैं, करेक्ट ना, ब्लैक ग्राम फ्लोर बोलते हैं उससे, ठीक है, उसको 1 kg ले लीजिए और 1 kg आप ले लीजिए काऊ डंग, फ्रेश काऊ डंग, और उसको अच्छा मैश करिए दोनों को, मतलब है ना, आटे को और उसको। सो वो क्या होगा, जैसे हम चपाती का आटा मैश करते हैं ना, सो बुरादा टाइप का बन जाएगा, करेक्ट ना। अभी वो बुरादे को छाया में, शेड में कोई भी जूट का जो बोरी होता है उसको ढक के 24 आवर के लिए रख दीजिए। आफ्टर 24 आवर माइक्रोराइजा रेडी, ठीक है। अब आप उसको ज्यादा सॉइल में या कोई भी कंपोस्ट में मिला के आप पूरे फील्ड में 1 kg पूरा फील्ड में आप डाल सकते हो। 1 kg इनफ, एक हाँ। अब आप उसमें 10 kg 20 kg सॉइल एप्लीकेशन कर लीजिए साथ में, ताकि थोड़ा मीडियम होने से वॉल्यूम बढ़ जाए। और या फिर कंपोस्ट भी आप ले सकते हैं, एनी टाइप्स ऑफ कंपोस्ट, है ना, और उसमें भी इसको ऐड करके आप ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, इंस्टेंट जो है ना रूट का डेवलपमेंट होता है और पौधे को फिर उससे ग्रोथ होती है। सो ये बहुत छोटे छोटे फार्मूलेज हैं, इनका हम प्रयोग करें तो सॉइल का हेल्थ भी अच्छा रहेगा, हमारा खर्चा भी नहीं होएगा और वो इनकम में भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ये कितने अंतराल में कर सकते हैं? ये वैसे क्रॉप लगाने के साथ साथ में एक बार देने से पर्याप्त है ना। और अगर आपको लगता है टाइम टू टाइम कि यार प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है, कुछ कमी महसूस हो रही है, तो एक आध बार लगा सकते हैं बीच में। बाकी एक बार क्रॉप कल्टीवेशन के टाइम पे ही लगाना इनफ है, मतलब बार बार करने की जरूरत नहीं है इसे। बार बार नहीं करना चाहिए, समर में नहीं करना चाहिए। समर इन द सेंस अगर सॉइल ड्राई है तो नहीं करना चाहिए। वो टाइम चाहे समर का हो, विंटर का हो या रेन का हो। थोड़ा सन का ज्यादा प्रभाव नहीं रहना चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सूरज की रोशनी तो पड़ेगी, पर मिट्टी में मॉइस्चर है कि नहीं है वो इम्पोर्टेंस है। अगर मॉइस्चर है और सूरज की रोशनी पड़ रही है, कोई तकलीफ नहीं, आप डाल के उसको टिलेज कर दीजिए तुरंत, वो मॉइस्चर में जाके अपना डेवलपमेंट करना चालू कर देगा। कि बार बार डालने से उसका इम्पैक्ट एडवर्स है? नहीं, डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है, एडवांटेज ही है, वो ऑर्गेनिक मैटर के रूप में काम करता जाएगा, मतलब नुकसान नहीं करेगा वो। ऑर्गेनिक जितने भी मैटर होते हैं उसमें केवल एक ही प्रॉब्लम होती है, केवल एक जगह पर, अगर नाइट्रोजन एक्सेस हो गई है ना, नाइट्रोजन अगर एक्सेस हो गई तो वो फिर इतनी ग्रोथ कर लेता है प्लांट्स कि फ्लावरिंग पे उसका ध्यान ही नहीं होता फिर ठीक है ना, फिर वो ग्रोथ ही करता जाएगा, फ्लावर मतलब नहीं बनाएगा। एक्सेस नाइट्रोजन, बाकी कोई भी एलिमेंट एक्सेस हो, प्लांट्स उतना ही लेता है जितना उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना लिक्विड फॉर्म में होती है, करेक्ट ना, लिक्विड फॉर्म में होती है। और नाइट्रोजन हमेशा प्लांट्स वाटरिंग, मतलब जो पानी का जो लेने का सिस्टम है उस तरीके से लेता है। जैसे हम पानी ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, अब पानी में नाइट्रोजन है तो जितनी बार हम पानी पिएंगे उतनी बार नाइट्रोजन जाएगा ना बॉडी में, है ना, हाँ एक से, तो उतनी बार नाइट्रोजन जाएगी। तो क्या होगा, हमको चाहिए है 1 गिलास नाइट्रोजन और पानी के साथ में हर बार 50-50% जा रही, और हमने 10 गिलास लगा दिए दिन में, तो 5 गिलास नाइट्रोजन चला गया, तो क्या हो गया, 4 गिलास एक्स्ट्रा नाइट्रोजन आ गया हमारे पास। अब क्योंकि लेने का तरीका यही था कि पानी में थी नाइट्रोजन, तो पानी तो हमको लेना ही है, तो मजबूरी में आ गया। अब अगर हमें फूड के माध्यम से लेना है तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि अच्छा हमको चपाती नहीं चाहिए, हमको राइस नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, करेक्ट ना। तो प्लांट जो है ना नाइट्रोजन को लिक्विड फॉर्म में लेता है। तो जितना भी रेन होता है, रेन टाइम पे आपने देखा होगा कितना स्पीड से ग्रोथ होता है, करेक्ट ना। इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन होती है वो आती है पानी के साथ, प्लांट्स को मिलती है और धका-धक ग्रोथ चलती जाती है, ठीक है। सो उस टाइम पे ही सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है, बाकी टाइम में आपको ग्रोथ मिलेगी नहीं बाकी प्लांट्स में, है ना। तो बाकी जो एलिमेंट है वो नॉन मूवेबल फर्टिलाइजर में आते हैं, और नॉन मूवेबल फर्टिलाइजर में प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही प्लांट्स ले पाता है। आप अगर 1 ट्रॉली फास्फोरस रख देंगे नेचुरल फार्म में तो प्लांट उतना ही लेगा जितना उसका रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये उसके हाथ में है।
लेकिन नाइट्रोजन हाथ में नहीं। नहीं। इसलिए नाइट्रोजन का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि एक्सेस नाइट्रोजन ना हो, बस। बाकी और किसी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना। कंट्रोल कैसे करा जाए? कंट्रोल कंट्रोल तो आप जो है ना बारिश के टाइम पे तो नाइट्रोजन दीजिए ही मत। एक तो ये है। दूसरा, अगर ग्रोथ प्रॉपर हो रही है ना, आपको लग रहा है कि नहीं, ऐसे कोई हमको महसूस नहीं हो रहा कि फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप नाइट्रोजन में हाथ मत लगाइए, ठीक है। और इनकेस अगर आपको लग रहा है कि ये ग्रोथ ही नहीं हो रही तो लगाइए। और अगर ग्रोथ हो रही है, जैसे अभी बारिश का टाइम है, ऑलरेडी ऊपर से नाइट्रोजन गिर रहा है, बहुत नाइट्रोजन मिल रहा है प्लांट्स को, और ऊपर से फिर हम ऊपर अपनी नाइट्रोजन दे रहे हैं, वो एक्सेस हो जाएगा, है ना। तो वो एक तो टाइम आप देखिए। दूसरा, अगर ग्रोथ प्रॉपर हो रही है तो नाइट्रोजन नहीं देना, ऐसे। पैडी फील्ड्स, हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू? उसमें ड्रेनेज बनाना पड़ेगा पैडी फील्ड को और अदर क्रॉप्स के लिए। लेकिन रेनी सीजन में पानी ऊपर से आता ही आता आता उस है, फील्ड को। दूसरे के खेतों का भी आता है। हाँ। तो पानी को बाहर जाने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि बाजू का भी खेत भरा है। ऐसा होता है क्या? हाँ, ऊपर से आता, हम छोड़ते तो भी फिर आते ही आता है। हाँ, ऐसा- वो ड्रेनेज ऐसा से बन फील्ड- सकता है। उसका लेआउट है, वो लेआउट डालने से पानी की डायरेक्शन हम बदलेंगे और उसको ग्राउंड में ले जाएंगे। एक्सेस होगा तो वो ड्रेनेज होके साइड से निकलेगा, आपके फार्म के अंदर नहीं आएगा। उसमें वेट क्रॉप्स कल्टिवेट कर सकते हैं। हाँ, फिर सब कुछ कर सकते हैं। अगर एक्सेस वाटर नहीं है तो सब कुछ कर सकते हैं। हमारा लैंड लास्ट में है तो आगे सब पानी लास्ट में है तो वो सिचुएशन देखना पड़ेगी कि जब रेन होती है तो वो किस कंडीशन में पहुंच जाता है और वहां की आसपास की लोकेशंस क्या है, उसके हिसाब से फिर लेआउट प्लान करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब आपके फील्ड पे ज्यादा रेन हो और जब एक सिचुएशन हो कि हाँ इससे खराब कंडीशन नहीं बनती है, यही एक सबसे खराब कंडीशन है, तो आधा मिनट का एक वीडियो क्लिप बना के आप हमें भेज दीजिएगा। हम लोकेशन चेक करके आपको ड्रेनेज का सिस्टम और पूरा लेआउट बता देंगे। ये फील्ड के हिसाब से ऐसा करने से इसका कल्टीवेशन हम कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर नहीं कर सकते तो उस केस में फिर क्या क्रॉप कर सकते हैं वो बता देंगे। क्ले सॉइल्स में क्या कर सकते हैं? लेस देन 25% मॉइस्चर से भी वो हार्ड बन जाता है ना क्ले सॉइल। हाँ, उसमें देखिए क्ले सॉइल में क्या है ना, आपको थोड़ा सैंड ऐड करना पड़ेगी अगर हमें उस मिट्टी को बनाना है, करेक्ट ना। तो थोड़ा सैंड ऐड करिए और फिर उसमें ऑर्गेनिक मैटर आप जितना हो सकता है एक बार अच्छा कंपोस्टिंग करिए। अच्छा कंपोस्टिंग का मतलब, क्योंकि क्या होता है, जैसे हमने 5 टन कंपोस्ट डाला फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हुआ, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जितना चाहिए वो सॉइल से उठ गया, यूज हो गया। अब मिट्टी को सुधारने के लिए एक्सेस बचे ही नहीं, तो एक बार आप पूरा ज्यादा मात्रा में करिए, करीब 20 to 30 टन एक बार में कर दीजिए, है ना, स्टार्टिंग में। और फिर लगभग 5 to 10 ट्रॉली के आसपास सैंड, बड़ा सैंड छोटा सैंड जो भी है, वो सैंड मिक्सचर भी चलेगा सब, वो एक बार डाल के रोटरी उसको बना दीजिए, रोटरी प्लाउ करिए एक बार, फिर पंजी प्लाउ करिए, फिर एक बार रोटावेटर करिए, एंड फिर उसके बाद आपका सॉइल रेडी हो गया। तो ये प्रोसेस करने पे क्ले सॉइल को भी हम एक अच्छा सॉइल बना सकते हैं, है ना। सर अभी जब हेवी बारिश होता है जी, तो 25% से ज्यादा मॉइस्चर होता है। करेक्ट। हमारे प्लेस में एक हफ्ते में 3-4 दिन बारिश, जी, तो उस 3-4 दिन प्रोडक्शन रुक जाता है। हाँ बिल्कुल रुकेगा। ग्रोथ मतलब जो है ना, प्लांट्स की जो नाइट्रोजन की एक्टिविटीज है वो बस होगी, लेकिन बाकी की एक्टिविटीज डाउन हो जाती है ना। आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा पानी गिरता है तो मतलब खेतों में से फल निकलना बंद हो जाते हैं, है ना, अक्सर बंद हो जाते हैं। जब बहुत ज्यादा रेन होती है ना तो फ्रूटिंग ही बंद हो जाती है, तो बाकी की एक्टिविटीज रुक जाती, केवल ग्रोथ होती है प्लांट्स की। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि अगर हमें लग रहा है कि ये हमारी फील्ड पे इस तरह की सिचुएशन बनती है कि पानी गिर जाता है, तो मतलब ज़्यादा हो जाता है, तो हमें विंड, जो हमारे बेड़ा होते हैं, बेड्स होते हैं, उनका थोड़ा हाइट बढ़ाना पड़ेगा और पानी का जो निकलने का रास्ता है वो प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो पानी गिरेगा, बेड पर गिरेगा, पानी फटाक से नीचे आएगा, नाले में भले फिर कीचड़ बना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लांट का जो रूट जोन है वो जोन में एक्सेस वाटर नहीं होना चाहिए। तो फिर उस समय के हाँ, roots के पास it has to be, it should not be filled with the water.
So the soil should be visible to the state. नहीं, एक्चुअली देखिए जब पानी गिरेगा ना तो पानी का जो हैबिट होती है वो हमेशा नीचे की तरफ डाउन फ्लो में मतलब जाने का होता है। जब हम बेड का ये हिप बना देंगे ना और टॉप पर क्रॉप रहेगी तो वो डाउन में ना जा मतलब अप में ना जाके डाउन में ही जाएगा हमेशा, ठीक है। तो जो ये सॉइल रहेगी, ये सॉइल में भी जो एक्सेस वाटर होगा वो भी ड्रेनेज होगा एंड नीचे की तरफ जाएगा। तो उससे क्या होगा, नाइट्रोजन नीचे जाएगी वाटर के साथ में और बाकी की एक्टिविटीज और थोड़ी नाइट्रोजन प्लांट्स को मिलेगी। तो एक एवरेज सिचुएशन में प्लांट फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करता रहेगा, है ना। तो बेड का बहुत इंपॉर्टेंस है। रिच बेड जी। The soil you are talking about actually the sodium high sodium soil. जी So how we need to make it happen? करेक्ट। ये थोड़ा टॉपिक बड़ा है, ये सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में आपको, अभी नहीं। हाँ सॉइल हेल्थ में पूरा ये बताने वाले हैं, है ना। पानी के ड्रेनेज लेआउट में ये अलग बताने वाले। अभी हम लोग थोड़ा कुछ आगे निकल गए। कल के टॉपिक पे ही हमको रहना है। कल जो आप लेयर्स के बारे में बोले जी। ना, मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स व्हिच यू हैव शोन इज रिलेटेड टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हाँ कमर्शियल क्रॉप्स और बहुत कम है। नहीं, कमर्शियल क्रॉप बहुत है इसमें। मतलब आप जब कैलेंडर देखेंगे ना, लिस्ट देखेंगे तो आपको बहुत सारी कमर्शियल क्रॉप मिलेगी और कैश क्रॉप बहुत सारी मिलेगी, क्योंकि जितनी ग्राउंड क्रॉप है और टॉप क्रॉप है और इवन क्रीपर्स, ये सारी कमर्शियल और कैश क्रॉप में आती है। लीफी वेजिटेबल खाली रनिंग क्रॉप होती है ना। सो जितनी ग्राउंड में लगने वाली क्रॉप है वो एक बार मैच्योरिटी पे आने वाली है। कैश क्रॉपें हैं और मतलब जो है ना कमर्शियल क्रॉप भी हैं। तो लिस्ट में आपको मिलेंगे बहुत सारे, ये काफी। मल्टी लेयर फार्मिंग जो है, रेड सॉइल ब्लैक सॉइल में ऐसा कुछ है? नहीं, सॉइल के कलर से उसको कोई लेना देना, सॉइल के कैरेक्टर से लेना देना है। तो इस कैरेक्टर में ये अच्छा होगा, 3 कैरेक्टर बेसिक होते हैं सॉइल के। एक ब्लैक कॉटन सॉइल जिसको हम कीचड़ बनाने वाली क्ले मट्टी बोलते हैं। दूसरा होता है दोमट सॉइल, दोमट मीन्स जिसमें 2 तरह के कैरेक्टर हो। तीसरा होता है सैंडी सॉइल जिसमें सैंड 60% से ज़्यादा हो। ये 3 कैटेगरी की सॉइल हमारे इंडिया में है। वैसे तो टाइप्स ऑफ सॉइल में अगर जाएंगे तो 200+ टाइप्स ऑफ सॉइल हमारे देश में है, लेकिन इतना बड़ा साइंस पे किसान कंफ्यूज हो जाएगा। सो हमको मोटा मोटा ऑब्जर्व करना है कि हमारा सॉइल किस कैटेगरी का है। सो दोमट कैटेगरी का जो सॉइल होता है उसमें ये मॉडल बहुत अच्छा होता है। सैंडी सॉइल में भी ये मॉडल अच्छा होता है। ब्लैक कॉटन सॉइल में मुश्किल से होता है। अब उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज है। अगर बहुत ज़्यादा पानी और कीचड़ है बारिश के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर थोड़ा पानी है तो बेड बना के सैंड मिला के हो सकता है। और केवल नहीं, ब्लैक कॉटन सॉइल है पर कीचड़ नहीं है तो फिर हो सकता है। ऐसा है, मतलब कीचड़ नहीं होना चाहिए बस, बाकी तो कलर से सॉइल का कोई लेना देना नहीं। दोमट कैटेगरी में जैसे ये कैटेगरी का सॉइल इधर सब दोमट कैटेगरी, आपका पूरा ये रेड बिट और सैंडी ये पूरे ये सारा रीजन में सैंडी नहीं है। ये सारा रीजन जो है ना, जो जितना भी मैंने देखा है वो सब दोमट सॉइल है। कुछ इलाकों में इधर पर क्ले सॉइल है ना। जैसे इधर ही पे हमने लास्ट एक शिविर किया था 2 to 3 ईयर पहले, मुझे याद नहीं है, केबी के कृषि विज्ञान केंद्र के पास में ही था वो, संगारेड्डी के नज़दीक इधर पे भी। तो उधर पे जो है क्ले सॉइल था वो फार्म के अंदर। तो कुछ एरिया है जो मतलब आपके इधर का क्ले सॉइल का है, मतलब ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोल सकते हो उसको। बाकी पूरा दोमट मिट्टी है। दोमट which include red bit soil के साथ कॉम्बिनेशन में sand। हाँ, रेड बिट सॉइल यहाँ पर ज्यादा मिलेगा। नहीं, उसका कलर से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, राइट, नॉट अ मैटर कलर, राइट। कलर वो रेड या येलो भी हो सकता है, करेक्ट। उसका जो कैरेक्टर है वो चेक करना होता है। कैरेक्टर कैसे चेक करेंगे तो वो अभी सॉइल हेल्थ में आपको बोलेंगे, करेक्ट ना। वो थोड़ा फिर अंदर जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा मामला। हाँ सर, वो देसी सीड्स बोल रहे हैं, हाँ। जर्मिनेशन पोटेंशियल कितना ये होगा? लगभग 95 to 100% आ जाता है। नहीं, कितने साल के बाद यूज करना है? तो नहीं, वो तो आप जैसे हमने आज सीड्स बनाया ना, तो अब के बाद से 2 ईयर तक हम यूज कर सकते हैं।
बेस्ट यूज आपका 2 ईयर है, फिर आप 2 ईयर के बाद में यूज करेंगे तो वो जर्मिनेशन परसेंटेज उसका थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। ये देसी सीड्स का जो सेलेक्टिवली ब्रीडिंग होता है उसको भी हाइब्रिड ही बोलते हैं। सेलेक्टिवली ब्रीड देसी सीड भी हाइब्रिड ही होता है। नहीं, देसी सीड हाइब्रिड उस कंडीशन में हो सकते हैं अगर वो किसी और वैरायटी से क्रॉस हो गए। हाँ, और ये बाय डिफॉल्ट बाय नेचुरल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए यहाँ पर पीजेंपी का एक फील्ड है और इधर बाजू में एक पीजेंपी का फील्ड है, दोनों का फ्लावरिंग टाइम सेम है, फ्रूटिंग टाइम सेम है, ठीक है। अब पॉलिनेशन का टाइम पे क्या होगा, बहुत ज्यादा विंड चल गया या मान के चलो इधर पे इंसेक्ट है पॉलिनेटेड वाला, मान के चलो हनी बी है फॉर एग्जांपल, या तितली है, या फिर और भी फ्लाई हो सकती है, वो जाके इधर पे ये फील्ड में बैठा, वो अपनी जो लेग है उसमें उसने उसका पराग चिपका लिया, है ना। अब जाके वो इधर आके फील्ड पे बैठ गया और उसने जो पराग था धोखे से अगर इस फील्ड की प्लांट्स के पुंकेशन में चला गया तो ये वैरायटी आपस में क्रॉस हो जाएगी। पर वो इंडिविजुअल प्लांट्स क्रॉस होगा, इंडिविजुअल वो फ्लावर्स क्रॉस होगा, ना कि होल प्लांट क्रॉस होगा। तो एक ही प्लांट्स के अंदर 2 फलियां आ जाएंगी जिस फली में वो क्रॉस हुआ है। तो मतलब हो सकता है कि आपकी जो अरहर है वो रेड कलर की है, इनका है वो येलो कलर का है, ये मिल गया तो उसमें एक पौधे में 2 फलियां जिसपे वो पराग गिरे हैं वो रेड प्लस येलो का मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। तो वो आपको माइनरली समझ में आएगा, माइनरली जब आप बहुत एब्जॉर्ब करेंगे, नहीं तो नहीं आता ऐसे समझ में, है ना। तो ऐसे हो जाता है बाय डिफॉल्ट नेचुरली, और होता ही है ये। तो वैरायटी सिलेक्शन जब अपन करते हैं ना तो बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वो हम आपको सिखाएंगे, ठीक है, कि हमें सीड्स कैसे अच्छा क्वालिटी का बनाना है, ठीक है। मतलब अच्छा क्वालिटी इन द सेंस कि हम हाइब्रिड से टक्कर ले पाए, ठीक है। जो हाइब्रिड प्रोडक्टिविटी देते हैं उससे बेहतर प्रोडक्टिविटी के सीड हमें कैसे बनाना, इस पर पूरा हमने 9 साल स्टडी किया है, बहुत फार्मूले बनाए, कई सीड्स बनाए, परफॉर्मेंस भी लिया। जो बहुत कम प्रोडक्टिव देने वाले बीज थे उनको हमारे पास कुछ वीट की वेराइटियां हैं जो 8 to 10 क्विंटल का परफॉर्मेंस देती थी, अभी वो 22 क्विंटल के परफॉर्मेंस पे है। इतना इंप्रूवमेंट आया प्रोडक्टिविटी में। तो हम ऐसे नहीं है कि मतलब हाइब्रिड को ही मतलब वो कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी चाहिए, कुदरत का साइंस चाहिए आपको। अगर वो आपके हाथ लग जाए और आप वो प्रैक्टिस में कर दें तो रिजल्ट आपको हाथ में हो जाए। तो ऐसे कर सकते हैं हम, मैं आपको सिखाऊंगा ये सारा, है ना। कोंकण में जहाँ पे लगातार 40-45 घंटा बारिश होता है वहाँ पे सक्सेसफुल कर सकते हैं। बारिश हो पर तुरंत पानी को निकलना चाहिए। अगर पानी लॉक हुआ तो जो व्हाइट रूट होती है वो गल जाती है, और व्हाइट रूट गली मतलब खेल खत्म हो गया, है ना। क्योंकि प्लांट उसी से श्वसन क्रिया करता है, उसी से फूड लेता है, उसी से फूड वेस्ट छोड़ता है ना। और व्हाइट रूट 24 आवर में नया बनता है और पुराना खत्म होता है। एक प्लांट्स के अंदर 24 आवर में रोज व्हाइट रूट बनता है डेली, और डेली डैमेज हो जाता है, जिससे प्लांट्स ने रूट से व्हाइट रूट से फूड लिया, वाटर लिया, एलिमेंट लिए, उसी रूट से वो वेस्ट छोड़ के वो रूट को डैमेज कर देता है, फिर नया रूट एस्टेब्लिश हो जाता है। तो ऐसे होता है प्लांट्स के अंदर। तो पानी को निकलते रहना चाहिए बराबर, ताकि व्हाइट रूट बनती रहे, है ना। और अगर पानी नहीं निकला, लॉक हो गया, तो व्हाइट रूट क्या हो जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा। टेप रूट थोड़ा हार्ड होता है तो ठीक है, रह जाएगा 2-3 दिन। व्हाइट रूट तो इंस्टेंट 3 घंटे की पानी लॉक होने पर गल जाता है ऐसे। What time they grow every day? White fruit. व्हाइट रूट एवरी डे 24 आवर में एक बार बनती है प्लांट्स की। It doesn't have like morning or evening. नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है, वो तो एक साइकिल होता है, टाइम पीरियड। हाँ, बट अगर मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप वो करें तो जो है इवनिंग टाइम में ही रूट डैमेज होती है मोस्ट प्रॉब्ली, और मॉर्निंग टाइम में स्टेबलिश हो जाती So है। usually we are thinking to plow a little bit next to the tree roads, right? जी, We need to प्लॉविंग करना है। Plowing. We need to plow it, right? So it should not damage that white road. That's what I was thinking about. नो, उतना से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो डैमेज होती है फिर नया बन जाता है। मतलब ऐसे होता है ना, जैसे हमारे सिर से अगर 5 बाल निकल गए तो कोई फर्क नहीं है, सेम
मतलब वाइट रूट का भी, क्योंकि ये नंबर इनके करोड़ में होते हैं, मतलब है ना, वाइट रूट के जो नंबर होते हैं ना वो CR में होते हैं, करोड़ों रूट्स होती हैं, तो मतलब 1-2 लाख भी अगर टूट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे है उसका, बहुत बारीक होती है। अभी आपको हम दिखाएंगे फील्ड पे, है ना, वाइट रूट कैसे होती है। तो बिल्कुल जो है ना रेसे की तरह होती है और बाल से भी पतली होती है ना, और ये सरफेस पे ही आपको देखने को मिलेगी, सरफेस लेवल पे या मैक्सिमम 2 इंच की डेप्थ तक, बस इससे ज्यादा गहराई पे ये नहीं होती है। सर आपने बोले कि वाटरिंग और फीडिंग मॉर्निंग 6 to 8, इवनिंग हाँ 5 to 8 जी। तो जो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वो भी शाम को दे सकते हैं? नहीं, ये आप दिन में कभी भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना लंबे समय तक प्लांट्स को मिलने वाले हैं। पानी जो हम देते हैं वो इंस्टेंट होता है, तुरंत होता है, करेक्ट ना, तो पानी जो है ना आपको सुबह शाम का ध्यान रख के देना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा और पॉजिटिव होगा प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी और यील्ड के लिए भी, है ना। फर्टिलाइजर तो आप कभी भी दीजिए, क्योंकि जैसे हम जनरली जो क्रॉप उगाने के लिए खाद देते हैं वो क्रॉप कल्टीवेट करने के पहले बेसल डोज के रूप में देते हैं, है ना, तो बेसल डोज का दिया हुआ खाद पूरे लाइफ काम करता है प्लांट्स की, बीच में हम नहीं देते हैं फिर, है ना। लेकिन वाटर जो है ना ब्रेक करके हम देते हैं, तो पानी जो है ना 25% मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए लगभग रोज नहीं तो एवरी वीक या एवरी 3 to 4 डेज में चाहिए पड़ता है, तो इसलिए उसका टाइम हमें निर्धारित करना होता है। मैन्योर में भी 25% मॉइस्चर हमेशा रहना चाहिए, यह है 25% मॉइस्चर, तभी वो एक्सीलेंट वर्किंग करेंगे, मतलब ये एक्सीलेंट वर्किंग की एक सिचुएशंस है। अगर इससे थोड़ा कम होगा तो भी चलेगा, थोड़ा ज्यादा हो गया तो भी चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चलेगा ऐसे, ठीक है, एक आइडियल सिचुएशन जी। लिक्विड स्लरी बायोगैस प्लांट का स्लरी उसको कैसे दें? लिक्विड करके देना चाहिए, और उसमें फिर आप क्या करिए, उड़द दाल का आटा जरूर मिलाइए और जैगरी मिलाइए। जैगरी क्या करेगा, उड़द दाल का आटा क्या करेगा, उड़द दाल का आटा जो होता है ना वो बेसिकली फर्मेंट करता है, माइक्रोब्स को मल्टीप्लाई कर देता है, माइक्रोब्स को जिंदा करता है बेसिकली, है ना, और बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी माइक्रोराइजा और बहुत सारे बैक्टीरियाज को वो डेवलप कर लेता है। अब वो डेवलप तो हो गया बैक्टीरिया, वो रोल खत्म हो गया इसका फ्लोर का, अब आया गुड़ का रोल। गुड़ क्या करेगा, ग्लूकोज के रूप में काम करता है, ग्लूकोज बैक्टीरिया को एनर्जी देता है ना, और जिंदा रहने के लिए और काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो हम क्या करेंगे, जो काउडंग होगा उसमें जब हम उड़द दाल का आटा मिला देंगे तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होंगे बहुत ज्यादा तादाद में, अरबों में, और जो काउडंग रहेगा फ्रेश काउडंग उसको तुरंत जो है ना वो डिस्पोज कर देंगे, तुरंत इंस्टेंट लिक्विड फॉर्म में, करेक्ट, सेलेरी, हाँ वही बोल रहा हूँ। और फिर हमने उसमें जैगरी मिला दिया तो वो उसको ग्लूकेज और वो का मतलब डेवलपमेंट का काम करेंगे। तो आप सेलेरी में उड़द दाल का आटा मिलाइए और ये मिला दीजिए, तो वो फिर बहुत अच्छा फायदा करेगा। और इनकेस अगर डायरेक्ट हमने काउडंग दे दिया तो वो 100% नुकसान करेगा, है ना, 100%, क्योंकि ये प्लांट्स की जड़ को जला देगा, एसिडिटी ज्यादा होती है उसमें, नंबर 1, नंबर 2 उसके अंदर जो बॉन्डिंग एजेंट होता है उससे वो पूरा एरिएशन को ब्रेक डाउन कर देगा, व्हाइट रूट को तुरंत डैमेज कर देगा। सो प्लांट्स का सब कुछ ब्रेक डाउन हो जाएगा तुरंत, इंस्टेंट। सेलेरी में अगर उड़द दाल का आटा गया तो वो उल्टा 200 गुना फायदा कर जाएगा फिर, है ना, क्योंकि वो माइक्रोब्स को साथ में लेके जा रहा है, मतलब जो गोबर में जो बुरे असर करने वाली चीजें हैं वो बैक्टीरिया ने तुरंत खत्म कर दिया, डिस्पोज कर दिया। अब जो है ना प्लांट्स को वो बेनिफिट देगा। तो गोबर को कभी भी सैलरी के रूप में डायरेक्ट प्लांट्स को नहीं देना चाहिए, उड़द दाल का आटा और जैगरी जरूर मिला दीजिए आप उसमें, परफेक्ट। हाँ, प्रपोर्शन आप समझ लो कि अगर आपका 20 kg काउडंग है तो आप ½ kg तक आप उड़द दाल का फ्लोर मिला सकते हैं और उतना ही ½ kg के आसपास जैगरी मिला सकते हैं, इतना इनफ है। इनकेस अगर 50-100 kg हो गया तो 2 kg मिला लीजिए। 5 टन है तो करीब आप लगभग उसमें 10 kg के आसपास उड़द दाल मिला लीजिए और इतना ही जैगरी मिलाइए, तो इतने से हो जाए पाउडर। तो उसके लिए क्या करिए, वो उड़द दाल जो है ना, जो वेस्टेज मटेरियल होता है ना, वो हम परचेस करना, उसका फ्लोर बना लेना। पर एकड़ 20 kg इनफ होता है काउडंग का मिक्सचर।
किलो ये हाफ किलो पर एक पर हाँ ये सैलरी का मिक्सचर है, लेकिन इसको हम एक फार्मूले में जब लेके आते हैं तो उसका फॉर्मुलेशन अलग है, वो कंपोस्टिंग में आपको सिखाएंगे, है ना। We can add anything like dried leaves or anything to cow dung. Can we add directly or it has to come naturally? लीव्स को डायरेक्ट नहीं देना चाहिए, कारण क्योंकि लीव्स में जो एलिमेंट है वो जब तक उस मतलब वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे, विघटित नहीं होंगे, तब तक वो प्लांट्स को बेनिफिट नहीं करेंगे। अब ब्रेक डाउन होने के लिए कम से कम उसको बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है और उसमें एक लिमिटेड टाइम लगता है, मिनिमम 25 डेज तो लगेंगे, करेक्ट ना। So we need to compose like in 20 days. हाँ, कंपोस्ट के लिए आप उसे ले जा सकते हैं, एंड कंपोस्टिंग होने के बाद आप उसे दे सकते हैं। सो काउडंग को लीव के साथ में कंपोस्टिंग के लिए आप रख सकते हैं, एंड देन कंपोस्टिंग आप सॉइल में दे सकते हैं। 25 days you can put some along with the Correct. cow dung and the लीफ leaves and Compost the powder होने- and everything. कंपोस्ट होने के बाद फिर आप सॉइल में दे सकते हैं। उड़द दाल में बेसन बेसन नहीं, बेसन नहीं। मिनप बेसन बेसिकली क्या करता है कि वो फर्मेंट नहीं करता है ना, मतलब जो है ना वो बैक्टीरिया का भोजन है, लेकिन वो बैक्टीरिया को बनाता नहीं है, मतलब वो डेवलपमेंट नहीं करता, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज अलग, इसकी अलग है प्रॉपर्टीज। आपने देखा होगा जब आप इडली बनाते हैं, आप रात को उसको मैश करके रखते हैं ना, सुबह वो फर्मेंट हो जाता है। बेसिकली उसमें मिलियन ट्रिलियन जो है ना बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। आप लिक्विड फॉर्म में बना लें आप तो लगभग, अगर सॉलिड फॉर्म में है तो 30 kg 20 kg टू 30 kg आप सैलरी ले सकते हैं। उसको फिर आप 1000 लीटर वाटर में ऐड करके आप दे दीजिए पूरे एक एकड़ के एरिया में, है ना। तो उड़द दाल का आटा लीजिए, वो सबसे बेस्ट होता है। ये माय पर्सनल एक्सपेरिमेंट, मैं लास्ट 15 ईयर से ये फार्मूले पे काम कर रहा हूँ, करेक्ट ना। और ये फार्मूला हमने माइग्रेट किया, लिया हमारी बीटल फार्मिंग से, जो हमारी पेरेंटल प्रैक्टिस है बीटल फार्मिंग की। हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी लोग करते आ रहे हैं। वो लोग क्या करते थे, बड़ा सा उनके पास मटका होता था, करेक्ट ना, वो 200-500 लीटर का एक मटका होता था मिट्टी का। अभी वो बनाने वाला कारीगर नहीं है धरती पे, ठीक है, वो भी गया। हमारे पास पर घड़े हैं, अभी 2-3 आदमी एक घड़े के अंदर छुप जाएगा, इतना बड़ा मिट्टी का बर्तन, ठीक है। वो उसको हमेशा मिट्टी के अंदर गड़ा के ही रखते थे, क्योंकि अगर ऊपर रखेंगे तो डैमेज हो सकता है। सो उसको मिट्टी के अंदर पूरा गड़ा के रखते हैं। उसमें फिर ये गुड़ का और उड़द दाल का आटा का और गोबर का, ये 3 चीजों का घोल बना बना के ये लोग बीटल फार्मिंग में देते थे। इससे पान का पत्ते का साइज बढ़ता था और उसके अंदर चमक आती थी, ग्रोथ आती थी और प्रॉपर क्रॉप बहुत अच्छा मतलब होता था। इसके अलावा वो और कुछ देते ही नहीं थे, है ना, यही उनका चलता रहता था। क्योंकि बीटल लीफ जो है ना, उसमें कोई बहुत फास्फोरस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा कोई पोटाशियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि उसे फल तो बनाना नहीं है ना। प्लांट्स का जो रूट स्ट्रक्चर या बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी बहुत नहीं बनना है, लीफ बेस्ड है, नाइट्रोजन चाहिए और थोड़ा सा कुछ कुछ छोटे छोटे एलिमेंट चाहिए, तो उतना ये फर्टिलाइजर पूरा करता था। तो बहुत अच्छा मतलब, तो इस फार्मूले को फिर हमने लेके और इसमें और थोड़े सुधार किए, कुछ चीजें और जोड़ी हैं, एक्सपेरिमेंट किए और कंप्लीट एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का एक डोज बनाया। कब डालने का ये एवरी 15 to 20 डेज में रिपीट करना चाहिए। बीटल का हाँ, नहीं, इसको मैं क्या बोलता हूँ, अगर सैलरी है, ओनली सैलरी देनी हमको, तो उड़द दाल और जैगरी मिला के दीजिए, ये अलग कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन अगर इसी को हमें अपडेट करना है, एक अच्छा मेन्योर बनाना, माइक्रोन्यूट्रिएंट का सब्स्टिट्यूट बनाना है, तो फिर हमें इसमें कुछ चीजें और ऐड करना पड़ेगी, और इसका टाइम और वो सब क्वांटिटी वो सब आपको खाद कंपोस्टिंग बनाने के टॉपिक में बताएंगे। तो ये कंप्लीट एक फार्मूला बन जाएगा फिर, तो फिर आपको सैलरी वाला लिक्विड अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी में आप ये अपडेट और कर दीजिए, तो वो एक कंप्लीट माइक्रोन्यूट्रिएंट का डोज बन जाएगा। बेसिकली जीवामृत में बेसन के जगह पे इसको हाँ, उड़द दाल का आटा यूज करिए। मतलब ये मेरा अनुभव है, मैंने कभी बेसन यूज नहीं किया, लेकिन लोग हमें बहुत बताते हैं कि वो सब बहुत बदबू मारता है, सड़ता है,
कीड़े पड़ जाते हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं। सो मेरा एक्सपेरिमेंट नहीं है उस पर हम उड़द दाल के आटे से कई वर्षों से, मतलब बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे पिताजी लोग दादाजी लोग करते आ रहे हैं, और इस पे जो हमने एक्सपेरिमेंट किए वो भी एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई बुरा नहीं। ये हर तरह से सॉइल के हिसाब से, इन्वायरमेंटल और क्रॉप के हिसाब से सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग जो है ना अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अब चलते हैं मल्टी लेयर की तरफ। और अब हमें फील्ड पे एक छोटी सी जगह को हम सेलेक्ट करके ये मॉडल को एग्जीक्यूट करेंगे, और इसमें आने वाली हर एक स्टेज को हम प्रैक्टिकली जो है ना उसको जजमेंट करेंगे, उससे रूबरू होंगे, और फील्ड पे ही आप जो है ना हमसे सवाल कर सकते हैं वो पर्टिकुलर टॉपिक का, ठीक है। क्योंकि जिस टॉपिक पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, उसी टॉपिक के अगर आप क्वेश्चन मारेंगे तो हम लोग भटकेंगे नहीं, करेक्ट ना। और हमारा जो 4 डेज का सेशन है ना वो स्टेप बाय स्टेप मतलब हर एक चीज़ को कवर कर लेगा। इनकेस क्या होगा नहीं तो कि सवाल जो है ना अगला टॉपिक जो हम बोलने वाले हैं उसका सवाल अभी करेंगे तो टाइम हमारा नेसेसरी एक्सपेंड होगा, करेक्ट। तो अब हम लोग लेयर फार्मिंग के मॉडल को ज़मीन पर उसको खड़ा करते हैं, और पूरा क्रॉप कल्टीवेशन तक जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं वो सारी प्रैक्टिसेस आपको सिखा देते हैं, करेक्ट। सो आज शाम तक या कल दोपहर तक ये मॉडल हम पूरा बना के उसमें बुआई तक कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सो एक छोटी सी जगह को सिलेक्ट करके उसमें हम ये करते हैं, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज फ़ोन साइलेंट रखना, और फिर बातचीत आपस में जितनी कम हो सके उतनी कम करना, और फील्ड पे जितना आप अपना अटेंशन डालेंगे बेसिकली, है ना, तो उतना ही आप चीज़ों को सीख पाएंगे, करेक्ट। जो भी प्रैक्टिसेस हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही, आप तुरंत मुझसे पूछिए कि ये कैसे हो रहा है। अगर आपको करने आ रहा है तो डेफिनेटली आप साथ में हाथ बटाइए, हाथ बटाएंगे तो आपके हाथ में वो स्किल्ड आएगा। इनकेस अगर आपको करना नहीं आ रहा तो आप खड़े होकर उसको जजमेंट कीजिए कि कैसे हो रहा है ये। तो प्रैक्टिकली जुड़ने से आपको अच्छा फ़ायदा होगा, और जो भी अगर आपको वहाँ पर लग रहा है कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, तो आप तुरंत सवाल पूछिए, वहीं के वहीं हम लोग ख़त्म करेंगे, क्योंकि फिर वो यहाँ डिस्कस करना संभव नहीं है ना। हमने बैम्बू लगाया, अभी कितना लगाया, क्यों लगाया, वो फिर इधर डिस्कस नहीं, वो उधर ही कर लेंगे, करेक्ट ना। तो ऐसे हम लोग बातचीत भी करते जाएंगे और मॉडल भी बनाते जाएंगे, करेक्ट। तो आफ्टर 10 मिनट्स आप ब्रेक भी कर सकते हैं। आफ्टर 10 मिनट्स आप जो है ना फील्ड पे वापस वहाँ मिलते हैं, अरेंज हो जाएंगे सब, ठीक है।